2.79 2.79 आ रहा है ना ऑलमोस्ट। 2.8 2.8 आ रहा है, बुक में भी आंसर 2.8 ही है। राउंड ऑफ। ठीक है, मेरा अपना 2.79 समथिंग आया है, ठीक है, बुक में 2.8 है। अब हम लास्ट रेशियो देखते हैं विच इज रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट इज द लास्ट रेशियो। उसका क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, और रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, नेट प्रॉफिट इज 3 लाख। 3 लाख को डिवाइड करो टोटल एसेट पे, which is 1430। 3 lakhs 0.209। हाँ, ये 3 लाख डिवाइड बाय ये 1430। सही है मैम। 0.2097 इस तरह लंबा आंसर आ रहा है ना, तो बुक वालों Yes, ma'am. राउंड ऑफ करके 0.21 कर दिया। ठीक है मैम। अब देखो ये जितने भी सॉल्यूशन हमने किया है, ये सारा का सारा कंबाइन होके, ये देखो ये नीचे तो हाँ, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है ये है। ठीक है, सो ये वो पूरे सॉल्यूशन है जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। अब ये आपको क्या कह रहे हैं कि आपने बताना है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस डन बेस्ड ऑन 3 years। ये जो हमने तीनों रेशियोज तीनों साल की कैलकुलेट की, उसके बेसिस पे एनालिसिस किया है। The company's profitability has declined steadily over the period। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई है। ये हमें कैसे पता चला है कि देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले 0.2 था, फिर 0.16, फिर 0.13। इसी तरह से नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.05, then 0.04, then 0.02। सो यस, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज्ड हुई है। As only 50,000 is added to retained earnings। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, जब आप सामने क्वेश्चन खोलोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है, वो पहले 5 लाख थी और फिर 5.5 लाख और 5.5 लाख। सो रिटेन्ड अर्निंग में सिर्फ 50,000 का इजाफा हुआ है, दैट्स इट। द कंपनी मस्ट बी पेइंग सब्सटेंशियल डिविडेंड्स। कंपनी देखो, अगर तो आपका रिटेन अर्निंग सिर्फ 50,000 से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कंपनी डिविडेंड ज्यादा पे कर रही है, वो अपने पास रिटेन अर्निंग्स कम रख रही है। Receivables are growing at a slower rate, although the average collection period is still very reasonable relative to the terms given। या आपको कह रहे हैं आपको जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 18 दिन है और 22 दिन है और 27 दिन है, जो कि बहुत रीजनेबल है, क्योंकि इन्होंने लोगों को कहा है कि हमें 30 दिन के अंदर पैसे वापस करो। ठीक है, लोग इनको 18, 22 और 27 दिन के अंदर अंदर वापस करें, विच इज अ वेरी गुड कलेक्शन पीरियड, विच इज रीजनेबल। ठीक है, बट कह रहे रिसीवर्स आर ग्रोइंग एट अ स्लोअर रेट। ये आपको कैसे पता चलेगा कि रिसीवर्स पहले साल में 2 लाख है, फिर 2,60,000 है, फिर 2,90,000 है। तो आपके रिसीवर्स स्लोली ग्रो कर रहे हैं। इसकी क्या वजह? या तो आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही है, इस वजह से आपके रिसीवर्स भी ऑफ कोर्स कम जनरेट होंगे। ठीक है, या आप ज्यादा आपने सेल्स कैश में शुरू कर दी है, इसलिए आपके रिसीवर्स कम जनरेट हुए हैं। फिर आपको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर इज स्लोइंग एज वेल, इंडिकेटिंग अ रिलेटिव बिल्डअप इन इन्वेंट्रीज। कह रहे इन्वेंट्री टर्नओवर भी स्लो हो रहा है, पहले 8 दिन था, फिर 7 था, फिर 5 था। ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं कि इन्वेंट्री स्लो होता जा रहा है उसका टर्नओवर। तो जिसका क्या मतलब है, अब देखो इसमें चूंकि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज नहीं है, तो इसका आपको दिनों के हिसाब से नहीं पता कि कितने में कलेक्ट हो रही है। अगर इन डेज हो तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर भी आपका स्लो होता जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री जमा हो रही है। The increase in receivables and inventories, coupled with the fact that shareholders' equity has increased very little, has resulted in the total debt to equity ratio increasing to what would have to be regarded as an absolute basis as quite a high level। तो ये आपको कहते हैं कि आप देखो आपका जो total debt to equity ratio है, which is here, ये भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि इक्विटी के मुकाबले में आपका जो डेट है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह क्या है
कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो भी स्लोली बढ़ रहे हैं और आपकी जो इन्वेंट्रीज है वो पाइल अप हो रही है, इस वजह से आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। इस बात की समझ आई? जी मैम। Okay. The current and asset test ratios have fluctuated, but the current ratio is not particularly inspiring. So current ratio देखो ये पहले ज्यादा हुई फिर कम हो गई, ठीक है। asset test ratio देखो ज्यादा हुई फिर कम हो गई। The lack of deterioration in these ratios is clouded by the relative build-up in both receivables and inventories. Again वो कह रहे हैं जो ratios में जो आपका decline हुआ इसका भी ताल्लुक रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री से है, ठीक है। जो आपकी इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही है, पाइल अप हो रही है, आपकी रिसीवेबल्स स्लोली बढ़ रहे हैं, इस वजह से आपकी रेशियोज भी इससे मुतासिर हुई है। एविडेंसिंग द डिटेरियोरेशन इन द लिक्विडिटी ऑफ दीस यूनिट्स, डिटेरियोरेशन मतलब डिक्लाइन, तो इसीलिए लिक्विडिटी में डिक्लाइन आया है। But the gross profit and net profit margins have declined substantially. Gross profit और net profit margin बहुत significant तरीके से गिरा है। The relationship between the two suggests that the company has reduced relative expenses in 20x3 in particular. ठीक है, how? क्योंकि देखो आपका जो gross profit margin है ये भी गिरा है, आपका net profit margin भी गिरा है, ठीक है। So x2 की निस्बत x3 में गिरा है। x2 was better than x1, but then x3 is worse than x2. The buildup in inventories and receivable has resulted in a decline in the asset turnover ratio, and this coupled with the decline in profitability has resulted in a sharp decrease in the return on assets. So आप देखो आपका total asset turnover भी गिरा है, आपका return on asset भी गिरा है। इसका मतलब है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट पे आप जितने एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी आपकी सेल्स उस हिसाब से नहीं हो रही। तो पहले अगर आप $1 एसेट में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपकी $2.8 की सेल हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप $1 एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी 2.24 की सेल हो रही है, विच मींस डिक्लाइन हुआ है। सेम गोस फॉर रिटर्न ऑन एसेट। अगर आप $1 एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आप 6 सेंट्स भी नहीं कमा रहे, कोई 6 आने आप कमा रहे हो इन नेट प्रॉफिट। पहले आप $1 एसेट में इन्वेस्ट करे थे तो 21 सेंट कमा रहे थे, फिर 13 सेंट कमा रहे थे, अब आप 6 आने मुश्किल से कमा रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। इसकी एक वजह यह है कि आपकी इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही है, आपकी रिसीवेबल स्लोली तरीके से बढ़े हैं, आपका ग्रॉस और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है, आपके टोटल डेट भी इंक्रीज हो गए हैं। समझ आ गई? मैम ये तो इतनी डिटेल में इसकी वो समरी टाइप जो लिखी हुई है, तो ये इसी तरह पेपर में हमने इसी टाइप से लिखनी है या नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे है वो? देखो ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होने की गुंजाइश इसलिए है, वैसे तो मैं ये कहूंगी कि दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड ना, कि इन्होंने बहुत अच्छा डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस किया है। सो ऑफ कोर्स आई विल अप्रिशिएट सच डिटेल एनालिसिस, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में करो या आप एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को इमिटेट करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दूं उसमें सिचुएशन ऐसी ना हो सकता है उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा हो सकता है उसमें जो है आपका रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज हो रहा हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि यही सिचुएशन रेप्लिकेट हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने जिन पॉइंट्स को टच किया जैसे इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, मैम सेकंड तो हमें इतना ज्यादा नहीं लिखा। ओके मैम ये जो बुक में फार्मूलाज गिवन है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला नहीं है, मैं ढूंढ रहा था अभी, मुझे नहीं मिला। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला गिवन है ना, ये देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है उसका जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला फार्मूला ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का है। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला नहीं, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स जो है, एक तो ये जो समरी ऑफ द की रेशियोज है उसमें जो आपने बताया कि डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है ना, मैं उधर ढूंढ रहा था, उधर मुझे नहीं मिला, तो चैप्टर में देखो ना, चैप्टर में ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, समझ आई?
सही प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आप लोगों ने प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया हो, ठीक है। सही मैम। Should I upload it as an assignment? जैसे मैम आपको बेहतर लगता है कर दें, तो ये होगा कि सबको सिर्फ ग्रुप में एक मैसेज में कर दूंगा, तो सबको बता दूंगा कि मैम ने असाइनमेंट अपलोड किया, उसको देखना। ओके, देखो, determine the total asset turnover, net profit margin and earning power for each of the companies. So कंपनी A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए, E के लिए, F के लिए, सबके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब और मैडम टाइम थोड़ा ज्यादा दे दे। ओके, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आपको सब चीजें गिवन है और आपको क्या कहा हुआ है, on the basis of this information compute the current ratio, the asset test ratio, average collection period, inventory turnover, ठीक है, ये चीजें आपसे मांगी है। तो ये पहले 2 प्रॉब्लम्स आपने करने हैं। मैं जो आपके लिए असाइनमेंट बनाऊंगी तो उसमें जरूरी होता है कि कोई ना कोई चीज अपलोड की जाए तो तभी असाइनमेंट क्रिएट होती है, वरना असाइनमेंट एसआईसी पे क्रिएट नहीं होती। तो मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगी जिसमें मैं लिखूंगी कि सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1 and 2 फ्रॉम चैप्टर 6, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने फिर एसआईसी पे अपलोड करनी है असाइनमेंट। सो प्रॉब्लम नंबर 1 and 2 आपने करना है, ठीक है। मैम इसको शॉर्ट फॉर्म में अपलोड करना है या पेजेस पर करके उसकी पिक्चर्स वर्ड फॉर्म में? दैट वुड बी आल्सो योर प्रैक्टिस फॉर पेपर, ठीक है। तो अभी आप देखो, आप सीख जाओगे ना तो अपने पास फॉर्मेट बना के रख लो, जब पेपर होगा ना। प्रॉब्लम 1 के नीचे समरी भी लिखेंगे क्या? इन्होंने मांगी तो नहीं है, इन्होंने सिर्फ क्या कंप्यूट करो, ऊपर देखो। हाँ, मैम ये स्लाइड्स, इसमें समरी नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है मैम। मैम ये स्लाइड्स भी जरा शेयर कर दीजिए। ये बुक है, बुक। तब ये शेयर कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ये शेयर हुई है। मेरी बात सुनो, अपने पास वो फॉर्मेट सेव कर लेना, ठीक है, ताकि जब पेपर में आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन आए तो आपके पास असाइनमेंट सेव हो और आप डायरेक्ट उसमें आंसर्स पुट करो, तो आपको फॉर्मेटिंग वगैरह ना करनी पड़े। फॉर्मेटिंग आप असाइनमेंट्स में करके तैयार कर लो। अब आप रेशोस का टेबल बनाते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, वो टेबल सेव कर लो अपने पास कि वो आपके पास फॉर्मेट सेव हो जाए, ठीक है। तो पेपर में आपका टाइम कम लगेगा।